तो इसीलिए शॉर्ट टर्म मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। वैसे तो प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं टेक्निक का यूज करके भी और लेबर का यूज करके भी, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, तो अकॉर्डिंग टू किन्स शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है ओनली बाय यूजिंग लेबर। क्योंकि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें टेक्निक रिमेन्स कांस्टेंट, जो टेक्निक है वो कांस्टेंट रहती है और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया जा सकता है लेबर के यूज से द्वारा। तो यानी कि जो भी आउटपुट है और जो प्रोडक्शन है उसमें 1-to-1 का रिलेशनशिप है। जो आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है उसमें 1-to-1 का रिलेशनशिप है, यानी कि जितना लोगों के पास काम होगा उतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि लेबर और जो प्रोडक्शन है जो आउटपुट है उसमें 1-to-1 का रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू केस। तो शॉर्ट रन क्या है? वैसे तो प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्निक्स और बाय यूजिंग लेबर, लेकिन शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है सिर्फ लेबर को इंक्रीज करके, क्योंकि शॉर्ट रन में जो टेक्निक है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट और जो आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट और जो प्रोडक्शन है उसमें 1-to-1 का रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे इकोनॉमी में आउटपुट भी इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट, सेकंड हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट मींस इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है इक्विलिब्रियम आउटपुट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एस यानी कि जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, एक इकोनॉमी में जहां पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है एग्रीगेट डिमांड से, तो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो एस है इसको हम वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, वाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम आउटपुट वो लेवल है जहां पे प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। अब क्योंकि वाई जो है इसके दो कंपोनेंट है सी प्लस एस, और जो एग्रीगेट डिमांड है इसकी भी हमारे दो कंपोनेंट है सी प्लस आई। तो इसमें सी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं एस इक्वल टू आई। तो इक्विलिब्रियम जो जीडीपी है, आउटपुट है, इनकम है या इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे एएस इक्वल टू एडी, या फिर हम कह सकते हैं एस इक्वल टू आई। ये जो सिचुएशन है इनको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी यूजिंग first AS equal to AD approach, and second determination of equilibrium level of output using saving equal to investment approach। तो इसमें सबसे पहले हम अप्रोच करते हैं AS equal to AD approach।
of equilibrium level of output using AS equal to AD approach. तो इसमें इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इज डिटरमाइंड वेयर AS equal to AD. AS equal to AD means एक इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी सप्लाई करने को रेडी है, अगर इक्वल है, या फिर हम कहेंगे एक इकोनॉमी में जो प्लान्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो हमारा जो जीडीपी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है जहां पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है एग्रीगेट डिमांड के। और ये जो अप्रोच है इट इज गिवन बाय केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। और इसमें 3 अजम्पशंस है। इस थ्योरी को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हमारी कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट, shorten, second, closed economy, और third, AS is perfectly elastic. तो अगर आपसे पूछा जाए कि how would you determine equilibrium level of GDP using AS equal to AD approach, तो हम यही कहेंगे कि equilibrium level of GDP is determined where AS equal to AD. उसके बाद डिफाइन करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? प्लान्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो AS अगर इक्वल है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर on goods and services in an economy during an accounting year। तो जहां पे दोनों इक्वल हैं उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये जो थ्योरी है जो केन्स ने दी है इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट, शॉर्ट रन, कि जो भी प्रोडक्शन है, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है ओनली बाय यूजिंग लेबर। क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतना शॉर्ट पीरियड है कि टेक्निक को परचेज नहीं किया जा सकता, टेक्निक रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो हमने पहले भी शॉर्ट टर्म हमने स्टडी किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि शॉर्ट टर्म ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है सिर्फ लेबर को इंक्रीज करके, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो टेक्निक है वो कांस्टेंट रहती है। सेकेंड assumption है closed economy। closed economy means कि इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। हमारी मीन्स कि जो भी केन्स ने जो ये थ्योरी दी थी डिप्रेशन की सिचुएशन में, तो उसमें उसने केन्स ने अज्यूम किया था कि जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, मीन्स इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो क्लोज्ड टू सेक्टर इकोनॉमी, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड जो अजम्पशन है केन्स के अकॉर्डिंग वो है AS इज परफेक्टली इलास्टिक। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है ये परफेक्टली इलास्टिक है, मींस एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड।
केन्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो पैसिव फैक्टर है, परफेक्टली इलास्टिक है। यानी कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है तो इसीलिए वो अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी। और अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। तो जो ये एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, मींस जो सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड। की डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो सप्लाई कम हो जाएगी। जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी है इसको हम एक शेड्यूल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारी है इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, और ये हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यूज हमारी है जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 30, जब इनकम 20 है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 40। 20 से ले लेते हैं यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। फिर हमारा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो केन्स ने यूज किया है वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है इनकम पे, क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। लेकिन केन्स ने यहाँ अपनी जो थ्योरी उसने दी है उसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का यूज किया है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस कि जो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इट इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम, और इसीलिए कांस्टेंट रहता है। इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम 10 ले लें तो यहाँ पे एट एवरी लेवल ऑफ इनकम इट रिमेंस कांस्टेंट। अब हमें पता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके इक्वल है, C प्लस I के। तो अगर हम C और I दोनों के एडिशन कर ले 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस में 10 60, 60 प्लस में 10 70, 70 प्लस में 10 80। तो ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कहाँ पे होगा, जहां पे हमारी जो सप्लाई है जो एएस है वाई है इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और वो लेवल हमारा ये 60 और यहाँ पे ये है 60। तो ये जो सिचुएशन है जहां पे y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एएस इक्वल टू एडी, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी को, जीडीपी मींस आउटपुट ही है, सम टोटल ऑफ market value of all the goods and services produced within domestic territory of a country during an accounting year। तो जीडीपी है वो क्या है, आउटपुट। और इसी को हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केन्स ने जो थ्योरम दी है, जो थ्योरी दी है, इसमें उसने अज्यूम किया है शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में टेक्निक कांस्टेंट रहती है। तो प्रोडक्शन और जो आउटपुट है उसमें 1 to 1 का रिलेशनशिप है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही आउटपुट इंक्रीज होता है। तो जब लोगों को जितनी एम्प्लॉयमेंट है उतना ही आउटपुट है, और जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उतनी ही उनकी
इनकम उसी पे डिपेंड करेगी। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हमें इस शेड्यूल को डिफाइन करना है तो इसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमारे जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी इक्वल है C प्लस आई के। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एग्रीगेट डिमांड है, और जहां पे हमारा जो y इक्वल टू AD है वही हमारा क्या है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये हमारी है 45 डिग्री का एंगल, y जो हमारा है AS, y इक्वल टू AS, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। अब इसमें I जो हमारी है ये हमारी है कांस्टेंट वैल्यू है, ये I। उसके बाद I की वैल्यू हमारी 10 है और C हमारा 20 से शुरू हो रहा है, यानी कि इसमें अगर हम ये 10 है तो इस यहीं पे ये C, ये हमारा है C फंक्शन। और I और C अगर हम दोनों का एडिशन कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड जो हमारी है वो हमारा शुरू होगा, I हमारा शुरू होगा 10 से, C लाइन जो है वो हमारी होगी शुरू 20 से, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा शुरू होगा 30 से। तो यानी कि जितना डिफरेंस I का है C और AD में, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा C कर्व को बिल्कुल पैरेलल बनेगा और उसमें डिफरेंस होगा 10 का, यानी कि 20 है तो यहाँ से 10 का डिफरेंस हम लेंगे और बिल्कुल जो पैरेलल जो C का डायग्राम है वही हमारा C के पैरेलल हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगा। और ये जो पॉइंट है जहां पे y इक्वल टू AD है ये हमारा क्या है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप C और I जैसे ये शेड्यूल हमने बनाया है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम वही शेड्यूल है जो हमने एग्रीगेट डिमांड में एक्सप्लेन किया था। ये हमारा डायग्राम भी बिल्कुल सेम है जो हमने एग्रीगेट डिमांड में जो डायग्राम ड्रॉ किया था, लेकिन इसमें हमने जो C और I, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कीन्स जो एग्रीगेट डिमांड है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है इसके जो कंपोनेंट है इनको हमने यहाँ पे अलग से शो किया है। डायग्राम में भी हमने यहाँ पे I और C को शो किया है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप चाहे तो इस शेड्यूल में भी सिर्फ हम y और एग्रीगेट डिमांड ले सकते हैं, और जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें भी हम जो हमने एग्रीगेट डिमांड में जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा है y 45 डिग्री का एंगल और ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड। तो जहां पे ये कट करेगी इस x एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, y एक्सिस पे हम शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो जहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे AS इक्वल टू AD, ये हमारा क्या है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। Equilibrium level of GDP is determined where AS equal to AD. Second, हम डिफाइन करेंगे AS को कि AS क्या है, planned aggregate supply, planned flow of goods and services in an economy during an accounting year. Aggregate demand को हम डिफाइन करेंगे sum total of planned expenditure on goods and services in an economy during an accounting year. तो planned या desired या extending। तो पहले हम equilibrium level of GDP is determined where AS equal to AD. Second, AS को डिफाइन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करेंगे। थर्ड नंबर पे हम इसकी assumption कौन सी है, टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, शॉर्ट रन और AS is perfectly elastic।
4th नंबर पे हम इसका शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में वाई और एग्रीगेट डिमांड हम सिर्फ 2 कॉलम ले सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकॉर्डिंग टू केस इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, तो हम एग्रीगेट डिमांड के अलग अलग कंपोनेंट्स भी शो कर सकते हैं। उसके बाद 5th नंबर पे हम ये डायग्राम बनाएंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी का, और 6th नंबर पे हम इसकी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करेंगे अगर हमसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसमें सबसे पहली जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो इसमें जितने भी कर्व आपने ड्रॉ किए हैं सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, वाई एक्सिस पे हमने लिया है एग्रीगेट डिमांड। एएस क्या है? 45 डिग्री का एंगल है, यानी कि एएस को एक लाइन में डिफाइन करना है। सेकंड जो एग्रीगेट डिमांड है ये क्या है? कॉम्बिनेशन है सी प्लस आई। अब सी के बारे में आपको कुछ पता है कि सी क्या है? कंजम्पशन फंक्शन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन सी एंड वाई। आई क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद हमें डिफाइन करना है कि ये जो पॉइंट है जहां पे y इक्वल टू एडी है, ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। बेटा इसमें से डाउट है किसी को? ये जो डायग्राम है इसमें जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी है, ये जो पॉइंट है, इससे पहले ये जो है ये सिचुएशन कौन सी है? यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हमारी ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन वाई, ये एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एएस। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट के बाद ये जो सिचुएशन है ये हमारी क्या है? वाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एएस इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे है, इक्विलिब्रियम लेवल मींस केएस इक्वल टू एडी है, तो ठीक है, लेकिन अगर जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं है तो कौन सी 2 सिचुएशन हो सकती है? व्हाट हैपेंस if aggregate demand is greater than aggregate supply? ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं। What happens if aggregate demand is less than aggregate supply? अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकॉर्डिंग टू किन्स। जो एएस है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगी, लेकिन सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। एएस परफेक्टली इलास्टिक तो है अकॉर्डिंग टू किन्स, लेकिन सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एएस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस ऐसी सिचुएशन कि मार्केट में अब लेबर अवेलेबल नहीं है, और हमें पता है कि लेबर यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है और प्रोडक्शन है उसमें 1 to 1 का रिलेशनशिप है। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो ही आउटपुट इंक्रीज होगा, और अगर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर लेबर अवेलेबल नहीं है, तो एएस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती, प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो ये जो सिचुएशन है इसमें हम क्या कहेंगे? इफ इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ना तो यहाँ पे एडी इक्वल है एएस के और ना ही यहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के। तो कैसे एक इकोनॉमी दोबारा इक्विलिब्रियम रिस्टोर करेगी? तो इसमें एक क्रैम नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको समझना है ध्यान से कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एग्रीगेट डिमांड हमारी है 80 और जो सप्लाई है प्रोड्यूसर के पास वो है 30, तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा। प्रोड्यूसर को लॉस होगा किस चीज का? प्रोड्यूसर को 2 तरह का लॉस होता है। अगर डिमांड ज्यादा है और प्रोड्यूसर के पास गुड्स और सर्विस, गुड्स कम है, गुड्स की अवेलेबिलिटी कम है,
तो किस चीज का लॉस होगा? अनफुलफिल्ड डिमांड, कि जो प्रोड्यूसर है वो जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिमांड तो है लेकिन उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जो सप्लाई है वो कम है। तो इस केस में प्रोड्यूसर को लॉस होगा किस चीज का? अनफुलफिल्ड डिमांड का, कि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। और इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इकोनॉमी में डिमांड अवेलेबल है। और इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। और कब तक इंक्रीज करता रहेगा? जब तक कि AD इक्वल टू AS। तो ऐसे एक इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करती है, कि अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, मींस या तो ये सिचुएशन हो सकती है या फिर ये सिचुएशन हो सकती है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के, तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा। दोनों ही सिचुएशन में प्रोड्यूसर को लॉस होता है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इस केस में प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, और वो प्रॉफिट अर्न